दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मिलवाएंगे आपको एक ऐसे शख्स कुलदीप जी से जिन्होंने विदेश की नौकरी छोड़कर सूअर पालन करना ज़्यादा उचित समझा। घर वालों ने रोका, रिश्तेदारों ने मना किया, फिर भी वो नहीं माने। ऐसा क्या है इस सूअर पालन में जो कि ज़्यादातर युवा और नौकरी वाले भी इस बिज़नेस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुलदीप जी से जानेंगे। और दोस्तों आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आप पिग फार्मिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियो बना रहे, तो इसका कारण यही है दोस्तों, पिग फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है अगर आप कर्जा लेकर भी इस बिज़नेस को करते हैं तो ये आपका सारा कर्जा उतार सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे A to Z पिग फार्मिंग के बारे में, कितना आपका शेड का खर्चा आएगा, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। कुलदीप जी से जानेंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कुलदीप जी से। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहले तो सभी फार्मरों को और सभी मेरे प्यारे भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप सिंह है और हम प्रॉपरली मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। यहाँ पे जो है कुतुबपुर गांव बरला में जो हमारा ये हिंदुस्तान एग्रो पिग फार्म छोटा सा फार्म है, जिसके बारे में आज हम विकास भाई से बातचीत करें। आप ये बताइए, आप पिगरी करने से पहले कौन सा बिजनेस करते थे और क्या आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया कि चलो भाई सूअर पालन करते हैं? और आपको जैसे कि भाई ये सूअर पालन के नाम से थोड़ा समाज में बहुत ही मतलब भ्रांति बनी हुई है, तो आपके परिवार वालों का क्या रिएक्शन था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, दरअसल मेरा ये बिजनेस करने से पहले प्रॉपरली आपको बताना चाहता हूँ कि आज से तकरीबन 15 साल पहले तो मैं विदेश में था जी। तो विदेश से आया तो आके यहाँ पे फ़िलहाल कोई काम नहीं था, तो उसके बाद एक छोटा सा स्कूल करा था जी। प्राइमरी स्कूल था, इंग्लिश मीडियम, तो उसमें भी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई। तो फिर हमारे टीचर भाई हैं ललित त्यागी जी, संपर्क हुआ मेरा जी। और उसके बाद बैठ के हमने सलाह करी तो उन्होंने इस बारे में बताया, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से इस चीज़ के पीछे थे कि ये काम करा जाए। अच्छा। फार्मिंग का। तो जिस टाइम पे हमारे साथ बात हुई कि मुझे भी काम की ज़रूरत थी, तो उनसे बात होने के बाद प्रॉपरली वैसे बता दूं, मैं पीछे हरियाणा से रहने वाला हूँ, कैथल डिस्ट्रिक्ट से। तो हमारे वहाँ फार्मिंग बहुत ज़्यादा है इस चीज़ की। तो उसके जब मैंने वहाँ पता करा वाकई में कोई चीज़ है भी ऐसी, ये प्रोग्रेस है इसमें नहीं, लेकिन सबने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मुझे भी, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी है और काम चलने वाला है, ये बंद होने वाला काम नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों ने ये नहीं कि बोला आपको भाई नौकरी छोड़ के स्कूल बंद करके सूअर पालन में जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। घर वालों ने बहुत रोका, लेकिन ये था कि मेरे जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी रोका। क्या बोलते थे? यार दोस्तों ने भी रोका, कहते थे भाई क्या है सूअर पालन करने जा रहे तुम? बोले ये हमारा काम है क्या सूअर पालन? भाई अपना कोई नौकरी करो, कोई और बिजनेस करो जिसमें कुछ हो, लेकिन ये भाई इस तरीके से बिजनेस नहीं हुआ करता, कर को तुम्हारे से सारे अलग हो जाएंगे। तो फिर एक बच्चों की शादी भी नहीं होगी, ऐसा भी आया, बहुत आया। लेकिन जो था कई वाइफ थी मेरी साथ थी, वैसे जो मेरे यहाँ पे हैं रिलेटिव हैं 2-4, मेरा साथ मिला उनका, मुझे कह रहे कि आप करके देखो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद जिस टाइम शुरू करा हमने और बच्चे डाले, माल लेके डाले, हमने करना अपने आप सेट करा जो भी चीज़ थी, तो उसके बाद जिस टाइम उन्हें पता चला हाँ भाई ये वो चीज़ नहीं है जो चीज़ हम देखने, क्योंकि लोगों की मेंटलिटी है ना जो वही है जो गंदगी में पड़ते हैं सो उनकी है, लेकिन ये इस चीज़ के बारे में किसी को पता नहीं था। दिमाग में वो चलता है तो काम पर वाल्मीकि हुआ है और कोई नहीं कर सकता। बस लेकिन जिस टाइम पे ये अब जो प्रोग्रेस हो रही है ना, तो ये पैसे का खेल है, ठीक है, जिसके पास पैसा वही कर सकता है फार्मिंग। जिस टाइम बना के हमने सारा स्ट्रक्चर तैयार करा, हर चीज़ देखी, तो सभी जो भी मना कर रहे थे सभी आज आके यहाँ भी बैठते हैं। यहीं आके चाय पीते बैठते। बोला सर हाँ हमें भी बताइए। हाँ, चाय पानी सब कुछ पीते हैं। तो और नहीं, 3-4 आदमी हमारे साथ लगे भी, जिन्होंने मना भी करा उन्होंने लगे भी, उनका फार्म भी अभी खुलवाने की तैयारी है। 2 ने तो खोल भी लिया, लेकिन खुलवाने की तैयारी है उनकी। अच्छा सर, बात कर लेते हैं फार्मिंग के बारे में। ये तो हुआ आपका। सर बात करें फार्मिंग के बारे में, तो हमारे दर्शकों को आप बताइए, आपने जो ये शेड तैयार किया है, जनरेटर का खर्चा, लाइट का खर्चा, 1 साल पहले आपने ये पिग फार्मिंग की शुरुआत की थी, तो मतलब कितना खर्चा आपका आ गया था पूरे शेड के ऊपर, लाइटिंग के ऊपर, जनरेटर के ऊपर, फिटिंग के ऊपर, सारा बताइए।
सर देखो, जो कि हम पहले ट्रेनिंग करके आए थे, जिस टाइम पे ये खोलने से पहले ही ट्रेनिंग कहाँ पे ली थी सर? हमने पिंक डायमंड मेरठ से ली थी। अच्छा, मेरठ से ली थी। सरकारी संस्था थी कि प्राइवेट संस्था थी। सरकारी संस्था में नंबर नहीं पड़ा था हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे जो हमें लिमिट बताई गई थी इसकी कि 5-6 लाख में तैयार हो सकता है, क्योंकि वो 5-6 लाख वाला वो पुराना ज़माना है, वो चला गया। अब जो कि 7-8 साल पहले का था वो चला गया। अब तो जो फार्मिंग है, न्यू फार्मिंग है, सभी जो स्ट्रक्चर बन रहा है बहुत अच्छा बन रहा। तो इसी तरीके से कि हमने फिर भी 10 लाख का लेके चले थे हम इसका प्रोजेक्ट कि 10 लाख में हमारा काम चल जाएगा। लेकिन जिस टाइम हमने बना के सारा तैयार करा तो 13 लाख रुपया विद फिटिंग भी, हर चीज़ लगा के, बिजली फिटिंग भी, टंकी फिटिंग भी और पूरा स्ट्रक्चर A to Z तैयार करके 13 लाख रुपये हमारा खर्चा आ गया। 13 लाख आपका खर्चा आया। बच्चे को जोड़ के बता रहे हैं कि बच्चों से अलग। अच्छा, शेड का खर्चा आपका 13 लाख रुपये आ गया। 13 लाख रुपये, जिसमें कि 2 कमरे हैं, फीड रूम भी है, लैट्रिन बाथरूम, सारा कुछ A to Z जो बना के। तो क्योंकि ज़मीन खाली थी यहाँ पे। अच्छा, ज़मीन का तो नहीं जोड़ देना सर, शेड का जोड़ा है? नहीं, शेड का जोड़ा है। अच्छा सर, ये कितनी कैपेसिटी का पिग फार्म है? ये तकरीबन हम इसमें 200 बच्चे। अच्छा, 200 बच्चे तक पाल सकते हैं? हाँ, 200 बच्चे आ सकते हैं इसमें। जब शुरुआत की थी तो आपने पूरा तो जोड़ ही लिया होगा सर। लेबर के खर्चे के बारे में बताइए। लेबर के खर्चे में तो ये है जी, लेबर बहुत कॉस्टली पड़ती है इस चीज़ में। अच्छा। क्योंकि हमारा तो जाएगा 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद, लेकिन लेबर का तो आए महीने देना ही देना है हमने। तो 10-12 हज़ार से कम लेबर का आता नहीं कि लेबर को देने ही पड़ते हैं। कम से कम 2 चाहिए। हाँ, 2 चाहिएंगे। लेकिन अभी जैसे मान लो कि छोटा है, 50 बच्चों तक का, 50 बच्चों के फार्म तक का एक आदमी चला लेता है। अगर आपने लेबर कॉस्ट बचा ली तो आपको कामयाबी मिलना तय है। जी 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 जी। इसमें 2 काम है जी, एक तो लेबर कॉस्ट और फीड। अगर इन दोनों पे कंट्रोल कर लिया हमने तो हम कामयाब हो जाएंगे। अगर इन दोनों पे नहीं करा तो हम तो खत्म ही है। हाँ, मतलब फीड की बर्बादी ना हो और लेबर कॉस्ट को बचाया जा सके। जहाँ बंदे 2 काम करते हैं वहाँ एक आदमी से काम या खुद भी कर सकते हैं आप शुरू में। हमारे यहाँ पे तकरीबन 70 बच्चे हैं, लेकिन एक ही आदमी काम कर रहा, कोई ऐसी बात नहीं है, आसानी से कर लेता है। अच्छा सर, बात करें फीड के खर्चे की जी। एक पिग पर हम जोड़ते हैं तो फीड का जो खर्चा होता है वो एक पिग पर कितना आता है एक दिन में, और फिर महीने पे बात करेंगे। अगर जो मैं फीड की बात करूं तो फीड आती है, मान लो कि उसकी कैटेगरी 2 बन जाती है फीड की, एक तो होममेड फीड और एक कंपनी की फीड। अगर जो कंपनी की फीड की बात करें तो एक लमसम ले लेते हैं हम कि 32 रुपये से कम फीड नहीं पड़ती। अच्छा, 1 किलो। और एक दिन में 64 रुपये का खर्चा आ जाता है। अच्छा, एक बच्चे पर? एक बच्चे पर। अच्छा, 64 रुपये का मतलब 2 किलो खा जाता है? 2 किलो खा जाता है। उसमें अगर जो हम छोटे बच्चे से लेके बड़े तक का पूरा एवरेज लेके चले तो 2 किलो एवरेज आ जाता है। सर, आपकी राय हम जानना चाहेंगे, होममेड फीड खिलानी चाहिए या फिर कंपनी की? देखो जी, शुरू में तो कंपनी की ही चलती है। अच्छा, क्योंकि शुरू में पता नहीं चल पाता कुछ। अगर आप घर की खिलाओगे तो बच्चा आपका वजन गेन नहीं कर पाएगा। हाँ जी, नहीं गेन तो देखो लेकिन हमें शुरू में पता नहीं होता इस चीज़ का, क्या चीज़ डलनी है, क्या चीज़ नहीं डलनी, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है इस चीज़ के। जैसे हमने था पहले ड्यूज शुरू करी, अभी 2 महीने से हम अपनी फीड बना रहे हैं। खुद की टोटल हम अपनी फीड बना रहे हैं। लेकिन उस फीड का बात करें तो वो फीड हमें 20 रुपये किलो पड़ रही है। अच्छा, अभी बना रहे हैं अपने आप? अभी हम खुद बना रहे हैं। अच्छा। अपनी ही हम सारा सामान अलग अलग उठाते हैं और चक्की पे पिसवा के और यहाँ पे मिक्स करते हैं। क्या उसको थोड़ा डिटेल में बताइए, क्या क्या डाल के पिसवाते हैं? मक्का होता है और गेहूँ भी डल जाता है इसमें, चावल हो गया और जी जौ हो गया और आपका राइस पॉलिश होगी, राइस भी डाल सकते हैं और अपना DOC सोयाबीन की चूरी डाल सकते हैं। ठीक है जी, जिंक सल्फेट हो गया, मिनरल मिक्सचर हो गया, नमक हो गया, मीठा सोडा हो गया, ये सारी चीज़ें काफ़ी चीज़ें डलती हैं। तो इसको सारे को डाल के तो हम अपनी घर की फीड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 100 kg का बताया है आपने? हाँ जी। किसान भाइयों में इसका पूरा फार्मूला आपको डिस्कशन में दे दूंगा। अगर आप पिग फार्मिंग करते हैं तो आपके लिए ये फीड अच्छा रहेगा ना सर? ये जी बहुत बढ़िया जी। जो अगर कॉस्ट की बात करें सर, इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है? इसकी कॉस्ट 20 रुपये आती है जी। हाँ, तो 20 रुपये तो बहुत सस्ता है। हाँ, तो आप डिस्कशन चेक करें, मैं इस पूरे फार्मूले को डिस्कशन में आपसे शेयर कर दूंगा। ये 20-22 रुपये, क्योंकि इसमें क्वांटिटी थोड़ी ऐसी होती है, कोई चीज़ें महंगी हो जाती हैं, हर कुछ सस्ती होती हैं। अनाज जो होता है, अनाज हम 60% इसमें डाल सकते हैं। बाकी मिनरल मिक्सचर हो गया, दूसरे और सिस्टम हो गए,
तो अनाज की बात करें तो अनाज में कोई चीज़ें मक्का है, आज की डेट में मक्का सस्ता है, कुछ डेट में 2400, 2500, 2600 भी चला जाएगा। उसमें मक्का कम करके तो हम गेहूँ बढ़ा सकते हैं, उसमें जो चीज़ सस्ती हो उसे बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मतलब होममेड फीड अच्छा होता है। जी जी जी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे सामने बनता है क्वालिटी का, और क्वांटिटी हमको उसका शुद्धता का पूरा पता रहता है। जी, हम खुद खरीद के लाते हैं, खुद खरीद के ला के खुद बनाते हैं, अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से मिक्स करते हैं उसे। तो हमें पता है हम क्या चीज़ दे रहे हैं। कंपनी की फीड है, कंपनी की फीड में हमें यही नहीं पता कि क्या रहा है, नहीं पता चलता हमें, क्योंकि उसमें कोई प्रॉपरली दिया नहीं होता कुछ भी। अच्छा सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए, जब आपने शुरू में बच्चे डाले, ऐसे आप बच्चे लाए, कौन सी नस्ल के बच्चे लाए और क्या चैन बनाई आपने, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी ज़रूर। तो विकास भाई, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो अपना ब्रीड चलती है वो चलती है लार्ज वाइट यॉर्कशायर। अच्छा अच्छा। तो ड्यूरोक भी है और लैंडरस भी है, लेकिन ज़्यादा इसकी वो नहीं है, क्योंकि यॉर्कशायर बहुत बढ़िया ब्रीड है और बहुत श्री ब्रीड है। हमारी इन्वायरमेंट के हिसाब से काम करती है। जी 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 जी, बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे लाने की बात बताऊँ, हम शाह कुमरी देवी के पास से हैं, हमारे ही जानने वाले हैं, लिंक्ड हैं, उनके पास से बच्चे लाए थे। और शुरू में जो बच्चे लाए थे हम वहाँ से 25 बच्चे लाए थे, जिसमें कि 25-26 बच्चे लाए थे, जिसमें कि 15 हमारे पास गिल्ड लाए थे हम, नॉन प्रेग्नेंट थी सारी, तकरीबन 35-40 किलो के बीच में, और 11 हम लाए थे खस्सी नर लाए थे, फैट नर। तो वो भी तकरीबन इसी रेट थे, 40-45 किलो के बीच। अच्छा, टोटल खर्चा कितना आ गया था सर लाने में? टोटल हमारा खर्चा विद किराया डाल के 1,90,000 के आगे थे, 25-26 हज़ार। अच्छा अच्छा सर, ये इन बातों को कितना टाइम हो गया, अभी कितना टाइम हो गया? हमें अभी साल नहीं हुआ पूरा हमारा। अच्छा, अक्टूबर की 15 तारीख में, 15 अक्टूबर 2019 में हमने माल डाला था, और अभी 1 महीना पूरा हुआ, 1 साल पूरा हुआ नहीं। हाँ, मतलब 2 महीने बाद आपका 1 साल हो जाएगा। अभी आपके फार्म में कितने बच्चे हैं? अभी हमारे फार्म में जो है कि 80 बच्चे करीब हमारे फार्म में हैं। अच्छा जी, जिसमें से कि हमने बेच भी दिए। अच्छा सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए, आप शेड को छोड़ के आपका फीड का खर्चा और बच्चों का खर्चा निकाल के 1 साल बाद कैसे उम्मीद रखते हैं, कितना आपको प्रॉफिट होगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, अभी देखो, जैसे कि हमारा नया काम है, हमने इसमें तकरीबन ये मान के चले थे कि 2 साल हमने इसमें से कुछ नहीं निकालना, हमने फार्म ही इसमें भरना है, फार्म का पैसा कमा के फार्म में ही लगाना है। अभी हमारे पास जगह खाली पड़ी है अभी थोड़ी, तो उसको भी भरना है हमने, उसमें शेड बनेगा अभी एक। तो इसको मान लेते हैं कि बैकअप बनाने के लिए हमने, जैसे मान लो 15 गिल्ट थी हमारे पास, वो पहली डिलीवरी हुई हमारी, और हमारे पास कुछ फैटनर बच्चे थे वो हमने बेच दिए थे, हमारी थोड़ी बैकअप बनी उससे। तो उसके बाद हम जैसे डिलीवरी हुई, कुछ बच्चे हमारे पास और आए, हमने वो छोटे बच्चे भी बेचे कुछ बीच में से, और 2 मादा ख़राब हो गई थी हमारी, वो भी बेच दी हमने। अभी फ़िलहाल के लिए ऑन द स्पॉट हमारे पास 13 मादा हैं और तकरीबन 70 के करीब बच्चे हैं हमारे पास। तो अगर इस चेन को लेके चलेंगे तो आगे अब जो ब्यात है हमारा अगले महीने से फिर ब्यात है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, अगस्त लास्ट से ब्यात फिर शुरू हो जाएगा सारी मादाओं का। तो ये ब्याज जो आएगा हमारा प्रॉपरली अगर हम सोचेंगे तो पूरा बचत का ही आएगा ये हमारा। अच्छा, मतलब कितना, थोड़ा खुल के बताइए, कितना मतलब हो जाएगा? हाँ, तकरीबन 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपये? 6 लाख रुपये हमारे मतलब 2 साल में आपका जो भी आपने खर्चा किया है, 13-14 लाख 15 लाख रुपए, वो बराबर हो जाएगा? नहीं, बराबर नहीं होने का जी। वैसे अगर जो हम ये लगाएं कि सारा अगर जो हिसाब निकाल लें तो हमारा आज की डेट में 19 लाख रुपये खर्चा हो चुका। अच्छा, जिसमें से हमने निकाला 2 लाख रुपये आए हमारे पास, लेकिन हम उसको निकालना नहीं समझते, क्योंकि वो हमने यूँ एज टीज उसमें ही डाल दिया, हमने उसमें ही डाल के तब हमारा 19 लाख रुपये खर्चा, अगर जो उसको भी मिला के चलेंगे तो 21 लाख रुपये खर्चा। अच्छा सर, बात करें लोन की, तो लोन बहुत से हमारे फार्मर हैं, चलो ठीक है सर, आपके पास आपने लोन करवाया है? नहीं जी नहीं, हमने लोन नहीं करवाया। हमने तो अपना ही पैसा लोन के लिए पता करा था, 1-2 बैंक से पता करा था, उन्होंने फॉर्मेलिटी इतनी बता दी कि क्या करें, तो इसीलिए हमने अपना पैसा लगाया था। तो मतलब क्या सलाह देना चाहेंगे, लोन लेना चाहिए कि नहीं? देखो जी, अगर जो किसी का मैनेजर अपना भाई बंधु है जी, तो वो लोन दे सकता है, वरना लोन देने के लिए आपकी चप्पल घिसनी पक्की है। चप्पल भी घिसेगी, और आप जो, क्योंकि ये काम होते हैं एट ए टाइम,
शुरू से ही काम ये चलते हैं। अगर जे आप मान लो ये सोचोगे कि मैं ट्रेनिंग भी कर लूँ और फिर उसके बाद लोन पास करवाऊँ, लोन पास करवा के मैं काम करूँगा, आप कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते, 2-3 साल आपके ऐसे ही चले जाएंगे। हाँ, क्योंकि लोन में ही इतना टाइम लगा, फॉर्मेलिटी इतनी होती है कि आदमी पूरी नहीं कर सकता। तो इसीलिए अपना बनाओ, लोन भी लेना है, पहले पैसा अपना लगा दो, स्ट्रक्चर खड़ा करो। स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद फिर आपको मैनेजर खुद देखने आएगा, आपको 1 मिनट से पहले कर भी देगा, जितना भी उसकी कैपेसिटी हो। दर्शकों को आप ये बताइए, 8 महीने में 100 kg का अगर बच्चा तैयार करना है तो उसके लिए थोड़ा सलाह दें, कैसे होगा भाई? 100 kg का 8 महीने में करने के लिए सभी कहते हैं कि कंपनी की फीड खिलाओ, 6 महीने का तैयार हो जाता है। लेकिन हम नहीं इस चीज़ को मानते कि कंपनी की फीड खिला के भी हम 6 महीने का कर देंगे तैयार, नहीं होता। तकरीबन 7, 7.5, 8 महीने लग जाते हैं। तो उसमें अगर ये इसमें आती है बात दो, अगर ये आप अपनी फीड खिला रहे हो तो 100 kg का करने के लिए, 0 से 100 kg का करने के लिए हमारा 5,000 का खर्चा आता है होममेड फीड का। अच्छा, अपनी बना के फीड का 5,000 विद मेडिसिन लगा के 5500 रुपये खर्चा एक बच्चे का। और अगर ये कंपनी खिलाते हैं हम तो कंपनी की फीड का तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये खर्चा आता है। तो 2,500 से 3,000 रुपये तो हमने ये बचा लिए। हाँ जी, अगर ये कंपनी की फीड के ऊपर हमने चला रखा है तो कंपनी की फीड का 3,000 रुपये मान के चलो, जैसे मान लो आपका 120 का रेट चल रहा, तो 9,000 रुपये खर्चा हमने फीड का और वो कर दिया, 3,000 रुपये बचे। 100 बच्चे हैं तो हमारे पास कितने बचे? 9 लाख रुपये। अगर ये हम अपनी फीड खिला रहे तो उसमें ज़्यादा खर्चा मान लो 6,000 रुपये का, मेडिसिन भी लगा के, फीड भी लगा के और लेबर का भी लगा के आप एक बच्चे का 6,000 रुपये खर्चा मांगो। मतलब आपको अगर अपने बच्चे का वेट बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं फीड आपको अच्छा खिलाना पड़ेगा। जी 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 जी। अच्छा, तो इसमें जो अपनी फीड है, हम अपनी फीड बना के तो 7, 7.5, 8 महीने में भी अगर तैयार कर देते हैं, 8 महीने में हो जाएगा। हाँ, तो 40% हमें बचत है इसमें। यानी कि एक अपना बच्चे पे से हम जिस टाइम 100 kg का करेंगे तो हमें तकरीबन 6,000 रुपये बच जाएंगे। 50% का मार्जिन आता है, लेकिन 50 ना लेके हम 40% मान के चलते हैं कि 40% आएगा, क्योंकि और भी खर्चे होते हैं। तो हमें आप ये बताइए, बच्चे छोटे बेचने में फ़ायदा है, पिगलेट बेचने में फ़ायदा है या बड़ा करके बेचने में फ़ायदा है? ये बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं दर्शकों के। जी नहीं, ये है भी ठीक है जी, क्योंकि ये करना भी सवाल अच्छी बात है, क्योंकि जो न्यू फार्मर हैं, जैसे अब वैसे हम भी न्यू फार्मर में ही आते हैं, तो ये है कि अगर ये छोटे बच्चे हम बेचते हैं, वो होता है हमारा बैकअप के ऊपर काम, कि हमारे पास बैकअप कितनी है। अगर ये हमारे पास बैकअप है, उनको बड़ा करने में, मान लो 100 बच्चे ही हैं, 100 बच्चों को बड़ा करने के लिए हमें तकरीबन 6-7 लाख रुपये बैकअप चाहिए। अगर जो हमारे पास इतनी बैकअप है, बैंक में पैसे हैं, तो हम उन्हें बड़ा करेंगे। ऐसा ना हो आपके पास 1 महीना पहले पैसे खत्म हो जाए और वो बच्चे भूखे मर जाए, तो फिर तो नुकसान तय है। जी, हम खाना बंद कर सकते हैं, लेकिन इनको तो चाहिएगा ही। इनको तो इन्हें ये नहीं पता इनके पास पैसे हैं नहीं हैं, इन्हें तो खाना चाहिएगा सुबह शाम। तो इसीलिए ही भी अगर ये मान लो 100 बच्चे हुए, 100 बच्चे में से आप 50 बच्चे सेल कर दो छोटे, 2 महीने करके, तो वो आपका कुछ बैकअप बन जाएगा। उधर से फीड का कॉस्टली 50 बच्चों का कम आ जाएगा आपका, तो इसीलिए हम उनको फिर आराम से बड़ा कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीमारी की। मेजर बीमारी इनमें कौन कौन सी आती है? सबसे ज़्यादा जो हमको इसका ध्यान रखना, जहाँ तक मेरी नॉलेज में ये बहुत ज़्यादा सवाल आता है, बच्चे मरते क्यों हैं, मरने का कारण क्या होता है और बीमारी से कैसे बचा जाए, उसके रख रखाव और बचाव के बारे में थोड़ा बताएं। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा ये, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत परेशानियाँ आई थी। ये हम तो उलझ गए थे इस काम में बिल्कुल ही, क्यों न्यू फार्मर होने के कारण हमें सही तरीके से पता नहीं चल पाया। लेकिन जिस तरीके से हमने टाइम निकाल दिया, ये हमें पता चला कुछ भी क्या क्या बीमारियाँ आती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा बीमारी आती है टेम्परेचर लो की, छोटे बच्चे को, और हाई टेम्परेचर की। ये दोनों ही टेम्परेचर की आती है ज़्यादातर। और दूसरी बात आती है, जैसे मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज होने में दस्त की समस्या जी, और खुजली की समस्या, छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं उसके ऊपर। इन पर अगर ध्यान न दिया जाए तो बच्चा मर सकता है। जी, मर सकता है। अगर जो बुखार के ऊपर आप छोटे बच्चों को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बुखार की पहचान सबसे ज़्यादा कहाँ से होगी? वो दूध पीना बंद कर देगा, दूध नहीं पिएगा, वो सुस्त लेट जाएगा बिल्कुल। आप उसका तुरंत टेम्परेचर चेक कर लो। अगर जो टेम्परेचर है उसकी तुरंत ही मेडिसिन करो आप, उसमें ढील नहीं कर सकते। बड़े बच्चे में कर सकते हो आप, लेकिन उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे बच्चे का मात्र 12 घंटे का ही ऐसा टाइम होता है
जिसमें कि हम उसे बचा लेते हैं। 12 घंटे से ऊपर हो गया तो मुश्किल बचेगा। अच्छा सर, बात करें मेडिसिन की, आपके यहाँ डॉक्टर रखे हुए हैं, आप खुद कर लें, और जी, मैं मेडिसिन का नाम भी बताएं। जी, हम खुद करते हैं। अच्छा अच्छा। जो भी मेडिसिन है हमारे पास, सारी मेडिसिन है टोटल A to Z। कई तो ऐसी पूरे साल की ला के रखी हुई है लेकिन यूज भी नहीं हुई अभी तक। अच्छा सर, मेडिसिन कहाँ से ला रहे थे? ये जिला परिषद से, मुजफ्फरनगर से जिला परिषद से मिल जाती है? सभी मिल जाती हैं। जो भी चीज़ चाह रही हर एक चीज़। सर बात करें मेजर बीमारी, मतलब मुख्य बीमारी होगी, तो सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? जी, हमें तो जो आज तक समझ आई तो दस्त। दस्त? जी, अगर आपके बच्चे को दस्त लग गए तो बहुत भारी हो जाता है बचाना। दस्त नहीं बचाना भारी है जी बस। तो सर इसकी दवाई बताएंगे दस्त की? जी, दस्त की दवाई जैसे हमारे यहाँ थी कि हमारे भी यहाँ बच्चों को दस्त लगा था, तो हमारे लिए हमने कई फार्मरों से पता भी करा था, जी दस्त लग गया कोई बात, किसी ने बताया जी 2 दिन चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, वाइट कर रहे पीले कर रहे क्या है। वो 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, 4 दिन, लेकिन उन्हें डायरिया हो गया। फिर डायरिया हो गया। डायरिया होने के बाद बचाना बच्चे को बहुत भारी होता है। और ये ऐसी चीज़ होती है, बच्चे को एक दूसरे के साथ मुंह जब मिला लेते हैं ना तो ये संक्रमण उसमें चले जाते हैं दूसरे में, तो ये बढ़ता चला गया हमारे यहाँ। तो हमें तो इलाज यहाँ पे इतना करवा दिया हमने, गोलियाँ भी खिलवा दी, हर चीज़ करवा दी, इंजेक्शन भी लगवा दिए, लेकिन नहीं, एंड में आके सिर्फ एक भांग जो है, जो हमारे सड़कों पे, इसको पीस के 2-2 ml वो दो आप। अच्छा, अगर भांग देंगे तो सही हो जाएगा? भांग देंगे तो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि और दूसरी बात है कि आप दूध चेक करो, मादा का दूध चेक करो, उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर जो उसमें इन्फेक्शन है तो आप भांग छोड़ो चाहे कुछ भी दे दो, बच्चे के दस्त नहीं ठीक होंगे आप। अच्छा सर, हमें ये बताइए, ये दस्तों की परेशानी बच्चों में आती क्यों है? ये क्या सावधानी रखें कि दस्तों से बचा जा सके, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें दस्तों के एक तो प्रॉपरली इनके क्रीपर रूम होने चाहिए बच्चों के, करीबन जहाँ पे इनका खाने का भी सिस्टम होना चाहिए, फीड का भी और पानी का भी सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि अगर ये क्रीपर रूम नहीं होंगे तो मादा जो भी हम फीड डालेंगे मादा खा जाएगी, पानी रखेंगे मादा पी जाएगी, तो इन बच्चों के लिए क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता। तो टंकी लगनी होनी चाहिए, निप्पल जो है बच्चों के पानी पीने की, और विशेष रूप से कि इनका फीड जो है 7-8 दिन के बाद फीड शुरू हो जाता है इनका, 2-2 4-4 दाने खाने शुरू कर। अगर ये फीड भी खाते रहेंगे तो इन्हें दस्त में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इसीलिए कि पानी का और दस्त का विशेष ध्यान रखना है। और जैसे मान लो मौसम चेंज होता है, गर्मी है, लू चलती है, तो लू में सबसे ज़्यादा दस्त लगते हैं इनको। तो लू से बचाव के लिए कुछ? लू से बचाव के लिए यही है कि जैसे हमारा है शेड, तो अभी चलो दिखाएंगे हम, तो उसमें जो है कि हमने बिल्कुल ओपन बना रखा नीचे से भी, तो इनको जो सीधी हवा होती है ना, सीधी हवा नहीं लगनी चाहिए। हवा जो टक्कर की आती है इधर की या इधर की, वो सीधी नहीं लगनी चाहिए। तो इसके लिए बचाव के लिए 4 फुट की दीवार या 4 फुट का अपना घेरा जरूरी है इसके लिए। और शेड भी हमको उत्तर और दक्षिण की तरफ बनाना चाहिए? हाँ जी, उत्तर का कुछ साइंटिफिक रीजन है क्या? ऐसा है, थोड़ा सा ऐसा होता है कि इसमें धूप भी बहुत जरूरी है इनको। अच्छा, धूप जरूरी है जी, क्योंकि धूप होगी, एक तो जो मान लो हम साफ सफाई करते हैं, नवाई करते हैं उस टाइम, तो बच्चों को ज़्यादातर सूखा पसंद है, गिल्ले में नहीं रहते। गिल्ले में होगे तो ज़्यादा बीमारी आने की संभावना है। तो जिस टाइम भी सूरज इधर से चढ़ता है तब भी साइड में धूप लगती है, इधर से आते तो तब भी धूप लगती है। जरूरी है जी, तो वो धूप जरूरी है, तो इनका वो जो होता है ना इम्यूनिटी पावर थोड़ा बढ़ती है। बात करें सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आती है फार्मर को बदबू की, जी, इससे बचाव के लिए क्या करें? और जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपके, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपके फार्म में बिल्कुल भी स्मेल नहीं है, तो ऐसा आप क्या करते हैं कि स्मेल रहित है आपका फार्म? जी जी जरूर। आप तो अभी ऑफिस में बैठे जी, लेबर रूम में भी चले जाओ, फीड रूम में भी चले जाओ, और फार्म के अंदर भी चले जाओ, आपको 1% भी बदबू नहीं मिलेगी। तो यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसीलिए ये सवाल किया। दरअसल क्या होता है हमारे फार्म में भाई, सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं कि बाड़े बना दिए उनके, ईंटों के, ईंटों के बाड़े बना दिए, और उनमें क्या करता है कि सबसे तगड़ी बात होती है कि सफाई की। हाँ, उसमें उम्मस होती है, उम्मस होती है, उसकी जो दरार में वो वेस्ट भर जाता है। जी, जो भी अब या तो उनका प्रॉपरली प्लास्टर करो जी, कि जो उनकी गंदगी है वहां तक रहनी नहीं चाहिए बिल्कुल। क्योंकि आज अगर ये मान लो शुरू में ही हमने बच्चे डाल दिए, 2, 3, 4 महीने, 6 महीने तक कोई बदबू नहीं होगी, सही रहेगा। 6 महीने के बाद ऐसा हो जाएगा कि वहां पे हम खड़े भी नहीं हो सकते, रोड पे चलना भी भारी हो जाएगा। 1 किलोमीटर तक बदबू नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके दरारों में जो इनका मैला होता है, गंदगी होती है, या ये खाज करते हैं, इनका जो भी बाल बूढ़ ऐरा वगैरह जो गंदगी है सारी फंस जाती है वहाँ पे, वो हम साफ नहीं कर पाते। तो ये मेजर इशू है, ये मेजर इशू है, और इससे बीमारियां भी ज़्यादा आती हैं।
हाँ, ये तो हमने सुना है कि जो अपना शेड बनाना चाहिए वो ज़्यादातर लोहे का ही बनाना चाहिए। लोहे का बनाना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, हम ये नहीं कहते कि लोहे का ही बनाओ, आप ईंटों का भी बनाओ, आप 4-4 फुट की दीवारें करो, प्रॉपरली उसको कवर ना करो, 4 फुट की दीवारें करो, 4 फुट की दीवारें करके उसे ऐसा रखो कि हवादार हो, और प्लास्टर होना चाहिए अंदर, बाहर हो चाहे ना हो, जहाँ पे बच्चे ने रहना है या मादा ने रहना है वहाँ प्लास्टर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, जो ये हमारे जानवर एनिमल वेस्ट जो इनका वेस्ट होता है, उनका वेस्ट का आप क्या करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमने तो गड्ढे बना रखे जी यहाँ। अच्छा, हम तो सीधा सफाई करते हैं और सीधा गड्ढों में जाता है विद मलबा, हर चीज़ जो भी। अच्छा, इसको फिर यूज कहाँ करते हैं जब गड्ढे भर जाएंगे, उसका क्या यूज है, कुछ यूज है इसका? अभी तो हमारे पास गड्ढे बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा। अभी तो भरने की कोई संभावना नहीं है, जब भरेगी तो तब जेसीबी मंगवानी पड़ेगी, नहीं खाली करवाएंगे। नहीं, इसका मतलब यूज कहाँ होता है? यूज तो खेतों में होगा इनका। अच्छा, खेतों में यूज होता है जी, खेतों में होता है। अगर जो आप इसको मान लो, इसका जो पानी भी है, पानी भी आप अगर खेतों में यूज करोगे तो आपको कोई दवाई कोई खाद लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत अच्छा है इसका। जी जी जी। और आप इसको इस तरीके से चला सकते हो कि मान लो हम गड्ढे में से टैंकर भरा बड़ा, और जहाँ पे आपकी ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के बीच में एक साइड से ट्यूबवेल चले और एक साइड से ये चले, पानी के साथ मिक्स करके डालना है। आपने सूखा डाल दी तो वहाँ से जला देगा उसको सारी चीज़। इतना पावरफुल होता है? इतना पावरफुल होता है ये। और आपका जो अगर जो फसल, मान लो कि आपको एक छोटी सी उदाहरण दे रहा कि आपने अगर जो गेहूँ निकालने हैं, जहाँ 40 क्विंटल आ रहे बीघे के, वो आपको 60 क्विंटल इसका पानी डाल के 60 क्विंटल देगा। और क्या है, खाद और दवाई ना के बराबर लगेगी आपकी, ना के क्या जरूरत ही नहीं पड़नी। अच्छा सर, बात करें मार्केटिंग की, हमने सूअर पालन भी कर लिया, बच्चे भी पाल लिए, तो मार्केट कैसी है इसके, थोड़े मार्केट के बारे में बताइए। जी, मार्केट की वजह से तो आप टेंशन फ्री हो जाओ, आराम सुकून से सो जाओ। मार्केट इसकी मैंने सुना है ऐसी है, मार्केट खुद ढूंढते हुए आ जाती है फार्मर। मार्केट वाले तो आपने कहीं नहीं जाना, कहीं फ़ोन नहीं करना, आपके पास खुद आ जाएंगे फार्म पे ही। आपने जितने बच्चे बेचने हैं बेचो, अपना रेट तय करो। रेट का आप एक पुराने फार्मर से जो भी है भाई बंधु है हमारे, उनसे एक बार रेट का कंफर्म करें, उनके साथ रेट तय करें। आपको पैसे भी वहीं दे के जाएंगे, हर चीज़ तोल करवाओ, आपका ए टू जेड नगद पैसा, 1-1 रुपया आपको फार्म पे दे के जाएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। ठीक है, बाकी ज़्यादा है आपके पास 200-300 जानवर हैं तो आप उसको सीधा नागालैंड वगैरह परमिशन लेके आप वहाँ भेज सकते हैं। अच्छा, परमिशन लेनी पड़ती है, उसके लिए क्या करना पड़ता है सर? परमिशन लेने के लिए तो देखो हमारे से भी सीनियर बैठे हैं। हाँ, अच्छा, वो बताएंगे जैसा। अच्छा, हमने आज तक ना तो ऐसा अभी तक वहाँ तक पहुँचे ही नहीं हम। मैं ये बताइए, आप अगर कोई पिग फार्म करता है जी, इसके मूल मंत्र के बारे में बताइए। ये करेगा तो ये सफल हो जाएगा, अगर ये नहीं करेगा तो वो बर्बाद होने से उसको कोई नहीं रोक सकता। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। बस डिटेल में ज़्यादा तो बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आदमी करेगा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही करेगा। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि कैपेसिटी कि स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। हमने स्ट्रक्चर बना लिया, खड़ा कर लिया, बच्चे डाल लिए, बहुत आसान है, और सोचना भी बहुत आसान है। लेकिन जिस टाइम बच्चे खाते हैं, बड़े होते हैं, उनका 100 किलो तक करना, या बच्चे मादा हमने डाल ली, गिल्ट डाल ली, उनके बच्चे होंगे, बच्चे बचाना, जितने बच्चे हम बचा लेंगे हमें उतना ही हम कामयाब है इस काम में। और जो बात है कि बैकअप जो है, मैं तो छोटी सी बात एक ही कहूँगा, 100 की एक बात, कि जितना आप स्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करोगे, मान लो 10 लाख रुपया आपने स्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा कर दिया, विद बच्चे भी डाल दिया आपने 10 लाख में, तो आपके पास 10 लाख बैंक में होने चाहिए। बैकअप प्लान 10 लाख रुपए का होना चाहिए। उससे जितना आपने खर्चा कर दिया, बच्चे डाल दिए, जिस डेट को बच्चे डले उस डेट को आपको उतना ही पैसा बैंक में होना चाहिए, ये ताकि आपको खर्च करना। हाँ, बैकअप आपका बना रहे बस उसका। और चेन बनाने के लिए इसकी आप मादा डाल लो, उन पे से प्रेग्नेंट डाल लो, या कैसे भी, साथ में फैटनर डाल लो कुछ उनके आधे वेट के, और उसके साथ बच्चे डालो, 20-30 बच्चे डाल लो, ताकि आपकी चेन जो है चेन बनी रहे, आपके बच्चे बिकते रहें, आपका पैसा आता रहे, फिर दूसरे हो गए बच्चे बिकते, उसके बाद मादा जो बच्चे देगी वो साथ लग जाएंगे, फिर वो बिकने शुरू हो जाएंगे, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगे फिर। तो दूसरी बात है इसमें कि हमने बचत कहाँ से करनी है। बचत करनी है एक तो लेबर आप जितनी सस्ती रख सको उसे रखो। शुरू में तो खुद ही करना चाहिए, क्योंकि लेबर आपका एक, अगर 2 लेबर रखोगे तो 2.5 लाख रुपए एक साल में खा जाएगी। 2.5 लाख रुपए खा जाएगी, और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर 2.5 लाख आपने बचा लिए तो फीड का खर्चा आपका निकल गया। 2.5 लाख बचा लिए तो आप ये समझो कि 20 बच्चों की फीड का खर्चा निकाल लिया आपने।
ठीक नहीं, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बाबूजी बन के यहाँ कोई किसी ने कमाया नहीं आज तक। बिल्कुल सही बात। अगर ये कहीं नौकरी भी करेंगे तब भी हम काम करेंगे। मालिक जो होता है वो अपने बच्चों की ज़्यादा, कोई भी बिजनेस हो अपने बिजनेस में ज़्यादा ध्यान रखता है। जी, जी, और जी। लेबर के भरोसे रहोगे तो नुकसान कहीं ना कहीं हो ही जाता है। ये है जी, हम यहाँ पे सारा काम जो भी है, हमारे पास लेबर भी है, बिहार की फैमिली है हमारे पास, लेबर भी है, हम उसके साथ भी लग के, हालांकि बेचारा करता है सारा काम अपने आप ही कर लेता है, लेकिन उसके साथ भी हमारे कपड़े टंगरे आते सार ही हम बाबूजी से नौकर बन जाते हैं, आते सार लगते हैं हम अपने आप ही, क्योंकि साथ लग के, लेबर के साथ लग के करवाने में उसे भी पता चलता है, ऐसे नहीं ऐसे। इनको पता है, क्योंकि थोड़ा जो बीमारियों से कंट्रोल करने का ये जो वजह है वो हम हैं। अगर हम ध्यान नहीं देंगे ना तो बीमारियां ऑटोमेटिकली आएंगी। स्प्रे करनी है, इसमें स्प्रे आप हफ्ते में 1 दिन स्प्रे करो, बीमारी आने की नहीं है आपके यहाँ है। परसों आती है एक और भी लाल दवाई है, कई चीज़ की दवाई हैं, आप स्प्रे करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में काम करेंगे तो अपने लेबर को ही पता होगा इस तरीके से काम होगा। तो मतलब ये 2 मूल मंत्र आपने बताया, एक तो लेबर का खर्चा बचाओ और एक फीड का बैकअप प्लान रखोगे तो आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। जी जी जी। तो कुलदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। जी धन्यवाद जी सर, आपका भी, आप यहाँ तक आए और आपको हम भी, हमारा भी फार्म देखने का मौका मिला, अच्छा लगा हो या कैसा भी लगा हो, ये तो देखो जैसे भी आपके पास कमेंट आएंगे या कुछ भी होगा वो तो आप उस तरीके से बताओगे, लेकिन आपसे मिलके हमें भी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। जिस तरीके से आपने सवाल भी पूछे या जो हम बताना चाहते हैं, देखो हर एक को हम बाय फ़ोन करके या किसी तरीके से बता नहीं सकते। अब न्यू फार्मर जो भी आएगा वो एक बार वीडियो अगर ये देखेगा तो उसे सारी जो भी जानकारी है ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कोई वीडियो देख के कोई सवाल या जवाब पूछना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस टाइम मर्जी, आप हमारा फ़ोन नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिख देंगे सर आपको। आप जिस टाइम भी, चाहे आधी रात भी हो, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, आप हमारे से बात कर सकते हैं। हमें नहीं पता उस चीज़ का, लेकिन हमारे सीनियर भी बैठे हैं ऊपर, डॉक्टर भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, हम जैसे भी प्रॉब्लम का समाधान होगा हम करके देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इस बारे में आप बेफिक्र रहें, जिस टाइम भी चाहे तो आप हमें हमारे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत जल्द मिलता हूँ ऐसी किसानों से संबंधित, युवाओं से संबंधित वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।